गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में प्रीवियस लेक्चर में आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्काइन समूह के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत आपको एल्काइन के बारे में बताया गया, उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से उसका नामकरण किया जाता है और किस तरीके से बंधों का प्रसार किया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में प्रीवियस लेक्चर में चर्चा हो गई थी। तो आज जो हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो डालेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आप बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जो है निम्नलिखित हैं। उसके अंतर्गत आप सबसे पहले जो हिंट डालेंगे वो है दहन। क्या है? दहन। तो दहन में क्या बताएंगे कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करने पर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। क्या बताया गया कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा कि दहन क्या होता है। तो क्या बताया गया, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं तथा क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश क्या होता है? मुक्त होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। जैसे लिखा गया है सी, ये कार्बनिक यौगिक हो गया। ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ में जब इसको दहन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? क्या मुक्त करेगा? ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करता है। यही आपको बताया गया कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। आगे बताया गया कि इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा कि दहन किसे कहते हैं। इसमें क्या है? कार्बनिक यौगिक कार्बन है और क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ में जब इसको दहन कराया गया तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या होगा? ऊष्मा एवं प्रकाश क्या करते हैं? ये मुक्त करते हैं। इस तरीके से क्या हो गया? दहन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखेंगे, अगला जो है वो है ईंधन। अगला जो इसका गुणधर्म है वो है ईंधन। तो ईंधन में क्या बताएंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या होता है? ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं। क्या बताएंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ईंधन समझ में आ गया होगा कि आपको बताया गया कि वे जो है सभी यौगिक जिसमें क्या होता है? ऊर्जा संचित होती है और क्या होता है? ऊष्मा तथा प्रकाश के साथ में जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। जैसे ईंधन के बारे में एग्जाम्पल में जैसे बता देंगे, जैसे खाना बनाना, तो खाना बनाने में क्या होता है? ईंधन में क्या होती है? ऊर्जा संचित होती है, जिससे क्या होता है? ऊष्मा तथा प्रकाश निकलता है। या फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने के लिए में इसका जो है प्रयोग किया जाता है ईंधन का। ईंधन के प्रयोग बहुत सारे हैं, तो इसमें जो है 2-3 आप एग्जाम्पल बता देंगे ईंधन के बारे में। और इसमें इसके अंतर्गत जो है आपको बताया गया कि दहन क्या होता है, ईंधन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो है सजातीय श्रेणी। तो हेडिंग डालेंगे सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आप बताएंगे कि जब समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके जो है बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है। क्या बताएंगे कि जब समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं।
बात क्लियर हो गई होगी कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। क्या बताएंगे कि जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तो इस प्रकार से बनी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। या दूसरी डिफिनेशन इसमें क्या बता सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, क्या बताएंगे, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों को अणुसूत्रों में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, जो श्रेणी सजातीय श्रेणी जो पढ़ रहे हैं तो किसकी पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों की पढ़ रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्रों में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे लिखा है CH2 तथा C2H4 में इसका अंतर के बारे में बताया गया है। अगर इसमें अंतर देखेंगे तो इसमें क्या अंतर निकल कर आ रहा है, ये लिखा है CH2 और ये क्या लिखा है, C2H4। तो देखेंगे बेटा ये C2H4 है, ये CH2 है, तो इसमें अंतर कितना बताया गया है, CH2 का अंतर पाया जाता है दो निकटवर्ती कार्बन के मध्य में। तो इसको क्या करेंगे, C2H4 से CH2 को जब माइनस करेंगे, यहां से देख लेंगे C2H4 है और ये क्या है बेटा, CH2 है। तो इसमें क्या होगा, ये C2 है, यहाँ पर C का डेटा में, यहाँ से क्या बचेगा, ये C बचेगा और ये H4 है, H4 से जब H2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, CH2 बचेगा। तो अर्थात अंतर कितने का आया, CH2 तथा C2H4 में कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है। अर्थात इस प्रकार की जो श्रेणी होगी वो क्या कहलाएगी, सजातीय श्रेणी कहलाएगी। या दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, CH3OH तथा C2H5OH में अंतर। तो इसमें अंतर देख लेंगे कि क्या CH2 जो है इसका अंतर में अगर CH2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें देखेंगे बेटा कि C2H5OH है और इसमें अंतर किसका देखना है, CH3OH का। हम देखेंगे CH3OH। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये OH है, ये OH है, कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो 5 से 3 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, H2 बचेगा। यहाँ पर कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो 2 कार्बन से 1 कार्बन माइनस होगा, क्या बचेगा, C बचेगा। अर्थात कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्रों में क्या होता है, CH2 का अंतर पाया जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों के मध्य में क्या होता है, CH2 का अंतर पाया जाता है। इस प्रकार की जो श्रेणी होती है इसको हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसके जो है एग्जाम्पल देकर के आपको बताया गया कि किस तरीके से CH2 तथा C2H4 में जो अंतर है वो क्या है, CH2 का अंतर है, ये जो है ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, निकटवर्ती कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्या है, CH2 का अंतर है, CH3OH तथा C2H5OH में भी जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, CH2 का आ रहा है। अर्थात इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। अब बात करेंगे बेटा सजातीय श्रेणी की विशेषताओं की। तो हेडिंग डालेंगे सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, और अब देखेंगे सजातीय श्रेणी की क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखेंगे बेटा क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताएंगे सजातीय श्रेणी की विशेषताओं में कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो सजातीय श्रेणी की जो तत्व हैं, तो इसमें इसकी जो विशेषताओं के बारे में आप क्या बताएंगे कि सभी सदस्यों को जो है एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या होगा, इसकी एक पहली विशेषता हो गई कि सभी जो सदस्यों को जो है इसके अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि जो है सभी सदस्यों को जो जितने भी सदस्य होते हैं सजातीय श्रेणी के अंतर्गत, उनका जो है कि जो क्रियात्मक जो समूह होता है, जो फंक्शनल समूह होता है, वो क्या होता है, एक ही होता है। तो क्या बताएंगे कि सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह एक ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे
कि इसके अंतर्गत इसमें दो क्रमागत सदस्यों के मध्य में क्या होता है, CH2 समूह का अंतर होता है। क्या बताएंगे, दो क्रमागत जो है सदस्यों के बीच में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। तो अभी आपको CH2 के अंतर के बारे में बताया था कि CH2 तथा C2H4 में जो है क्या है, CH2 का अंतर है। तो यही आपको बताया गया कि इसमें जो है दो क्रमागत सदस्यों के मध्य में CH2 का अंतर होता है। ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इसमें अंतर जो है बताया गया था कि C2H4 से CH2 का माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा, CH2 का अंतर पाया जाता है। इसके बाद में आगे बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, 4 नंबर पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें दो क्रियात्मक समूहों के अणुभार में 14 का अंतर होता है। क्या बताएंगे, इसमें दो क्रमागत सदस्यों के अणुभार में क्या होता है, 14 का अंतर पाया जाता है। तो जैसे ये क्रमागत समूह है CH2 तथा C2H4, तो इसमें क्या बताया गया कि दो क्रमागत सदस्यों के समूहों के बीच में क्या, उनके अणुभारों में क्या होता है, 14 का अंतर पाया जाता है। तो ये क्या है, दो क्रमागत सदस्य हैं और बताया गया कि दो क्रमागत सदस्यों के अणुभारों में 14 का अंतर पाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, CH2 का अणुभार निकालेंगे, C2H4 का और जो है क्या करेंगे, अणुभार निकालेंगे और फिर देख लेंगे कि जो है इनके अणुभारों में 14 का अंतर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो इसको जो है आप क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, CH2 का जब अणुभार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन 12 हो जाएगा प्लस 2 और हाइड्रोजन का अणुभार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये 14 हो गया। इसका निकालेंगे C2H4 का, तो जब C2H4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 12 हो जाएगा और प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 हो गया प्लस 4 4 हो गया, 5 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया। अंतर की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, C2H4 के अणुभार से CH2 के अणुभार को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, C2H4 का अणुभार कितना आया, 28 आया और CH2 का अणुभार कितना आया, 14 आया। 28 से 14 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या कितना आएगा, 14 आएगा। तो यही बताया गया कि दो क्रमागत सदस्यों के अणुभारों में क्या होता है, 14 का अंतर होता है। बात समझ में आ गई होगी कि अब देखेंगे इसकी पांचवी विशेषता सजातीय श्रेणी की। तो इसमें क्या बताएंगे कि इसमें एक सदस्य के गुणधर्म के अणुभार के आधार पर क्या होता है, सभी सदस्यों के गुणधर्म को क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है सजातीय श्रेणी की विशेषताओं के बारे में बताया गया और सजातीय श्रेणी क्या होती है इसके बारे में बताया गया। अब अगला टॉपिक है समवायता। अब देखिए बेटा अगला टॉपिक है समवायता। तो हेडिंग डालेंगे समवायता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरी। तो क्या बताएंगे समवायता के बारे में कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र क्या हो, एक ही हो। क्या बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र एक ही हो परंतु संरचना सूत्र, भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हों, तो इस प्रकार के यौगिकों को समवायी यौगिक तथा इस प्रकार की घटना को समवायता कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र एक ही हो परंतु उनके संरचना सूत्र मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला तथा भौतिक और रासायनिक गुण मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको समवायी यौगिक तथा इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, समवायता कहते हैं या आइसोमेरिक कहते हैं। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल देखकर क्या बताएंगे कि किस तरीके से यौगिकों के जो है आणविक सूत्र एक हो और जो है उनके जो संरचनात्मक सूत्र है और जो उनके भौतिक तथा रासायनिक जो गुण है वो अलग अलग हैं। तो देखेंगे एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है बेटा CH3 CH2OH। ये क्या है, CH3 CH2OH है। ये क्या है, इसका नाम एथिल एल्कोहल है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। और लिखा है जैसे CH3OCH3। ये क्या है, डाई मेथिल ईथर। ये क्या है, डाईमेथिल ईथर, इसको बोलते हैं DME।
ठीक है। तो क्या बताया गया कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र एक ही हो परंतु संरचनात्मक तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो अलग अलग हो, संरचना सूत्र और भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग परंतु क्या हो आणविक सूत्र एक ही हो। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, एथिल अल्कोहल है CH3 CH2 है, और ये क्या है CH3 और CH3 डाइमिथिल ईथर है। तो इसमें देखेंगे क्या इनका आणविक सूत्र एक है या समान है। तो देखेंगे इसमें बेटा इसमें कार्बन 1 2 है, इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। इसमें देखेंगे कार्बन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, अर्थात 2 कार्बन है, कार्बन सेम हो गया। हाइड्रोजन देखेंगे इसमें 3 2 5 और 6 थे, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 3 ये है और 3 हाइड्रोजन ये है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या जो है वो सेम है। बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल का डाइमेथिल एथिल का आणविक सूत्र समान है परंतु उनका संरचनात्मक सूत्र और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हैं। तो इस प्रकार का ये जो यौगिक हैं ये क्या कहलाते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इस प्रकार की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, समावयता कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी समावयता क्या होती है या किसे कहते हैं, और किस तरीके से इसमें एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि इसमें बताएंगे कि इसमें डाइमेथिल ईथर तथा एथिल अल्कोहल का आणविक सूत्र समान है परंतु इनका जो संरचनात्मक सूत्र और जो उनके जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के यौगिक हैं ये समावयवी यौगिक कहलाते हैं। अब आगे बताएंगे कि जो आइसोमेरिज्म है, जो समावयता है, ये समावयता जो है ये 2 प्रकार की होती है। मतलब क्या बताएंगे कि समावयता 2 प्रकार की होती है। एक यहाँ हेडिंग डाल देंगे समावयता, और इस तरीके से जो है एक बना लेंगे और इसमें बता देंगे कि समावयता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संरचनात्मक समावयता जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है त्रिविम समावयता। दूसरी क्या होती है, त्रिविम समावयता जिसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो क्या बताएंगे कि आइसोमेरिज्म आर डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि समावयता क्या होती है और समावयता के कितने प्रकार होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको संरचनात्मक समावयता तथा त्रिविम समावयता के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।